हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर 6 के अंदर आने वाली सेक्शन 80JJAA। ये सेक्शन एक तरह का एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जब कोई बिज़नेस में हम नए एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, जो उनकी कॉस्ट होती है उसे हम एज अ सैलरी चार्ज कर लेते हैं। लेकिन ये सेक्शन ये कहती है कि अगर आप कुछ कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तो उसी कॉस्ट का जिसको आप 100% चार्ज कर चुके हैं, उसके अलावा उसके अतिरिक्त आप उसी कॉस्ट का एक 30% और भी एज ए डिडक्शन भी ले सकते हैं। ये भी एक आपको एडिशनल बेनिफिट ही है अगर आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। अब ये जो है स्कीम या सेक्शन किन एसेसिस पे लागू होती है या किन पर्सन्स पे लागू होती है या उनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है इस सेक्शन में, उसके बारे में जानते हैं। इस सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी एसएससी जो टैक्स पेई हो, इनकम उसकी बिजनेस से होती हो और टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो, कोई भी एसएससी टैक्स पे करता हो बिजनेस इनकम पे और टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो, वो इस सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रोफेशनल्स को इस सेक्शन में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी अप्लाई नहीं कर सकते। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती है प्रोफेशनल्स पे। अब बात करते हैं कि अगर ये नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पर उनकी जो कॉस्ट आती है उसका 30% एज ए डिडक्शन हमें देते हैं, तो क्या वो सिर्फ 1 साल के लिए देते हैं? नहीं, ये हमें 3 साल के लिए डिडक्शन मिलती है। आज अगर मैं कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करती हूँ, उनकी जो कॉस्ट होती है वो मैं एज ए सैलरी अपनी बुक्स में 100% चार्ज कर लेती हूँ। अब उसी सैलरी का अगेन 30% आप कैलकुलेट कीजिए और कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं तो वो 30% आप टैक्स कंप्यूट करते हुए एज ए डिडक्शन आप ले सकते हैं और टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, और वो भी 3 साल तक। यानी कि जिस साल में एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे उस साल में और प्लस आने वाले अगले 2 साल में भी। अब बात करते हैं कि क्या सभी एम्प्लॉयज़ पे ये सेक्शन अप्लाई होगी? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। सारे एम्प्लॉयज़ आपके उस अगर कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं तो सभी नए एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट है उनका 30% की डिडक्शन आप ले पाएंगे। कंडीशन नंबर 1, सैलरी जो है नए एम्प्लॉयज़ की 25,000 से कम होनी चाहिए। 25,000 या 25,000 से कम। कैश में पेड नहीं हुई होनी चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैंक ओवरड्राफ्ट या आपका अकाउंट पे चेक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। सेकंड थिंग, देखी जाए तो जितने भी एम्प्लॉयज़ आप हायर कर रहे हैं नए, उनकी अगर कॉस्ट का एडिशनल बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं 30% वाला, तो वो किसी रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हो। नेक्स्ट है कि उनका जो अगर कोई पेंशन फंड है जिसमें बाय गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता हो, और वो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पर जिस साल आप बेनिफिट ले रहे हैं कम से कम 240 दिन के लिए काम कर चुके हों। अब मान लीजिए मेरे पास रखे हुए एम्प्लॉय इस साल 240 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, तो उन एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट आएगी मुझे, उसका बेनिफिट मैं नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकती हूँ, और वो 3 साल के लिए। अब बात करते हैं एक यहाँ पर 240 डेज़ में एक उन्होंने एडिशनल नोट डाला है। वो ये कहा है कि जो अपैरल बिज़नेस हैं, फुटवेयर बिज़नेस हैं और लेदर बिज़नेसेस हैं, उनमें 240 डेज़ की जगह 150 डेज़ जो है से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉस्ट में क्या-क्या आता है एम्प्लॉयज़ की। तो इसमें कहा गया है कि जो भी मेहनताना एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी आप अपने नए एम्प्लॉयज़ के काम के बदले में उन्हें पेमेंट करते हैं,
चाहे वो सैलरी, बोनस है, कमीशन है या अदर रेम्यूनरेशंस हैं, वो सब आपकी कॉस्ट में जो है ऐड होता है। अब वो कहते हैं कि क्या ऐड नहीं होता है? एम्प्लॉयर का जो पोर्शन होता है प्रोविडेंट फंड में वो ऐड नहीं होता है। और जब एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं तो उस रिटायरमेंट पे या निकाले जाते हैं, टर्मिनेट किए जाते हैं, तो उस टाइम पे जो उन्हें पेमेंट की जाती है, उस पेमेंट में उनको जो लीव ट्रैवल जो होता है कंसेशन और इसके अलावा ग्रेच्युटी होती हैं, आपका वॉलंटरी बेनिफिट्स होते हैं, ये सब जो है ऐड नहीं किए जाते हैं। एक कंडीशन और लगाई गई कि आपके क्लोजिंग एम्प्लॉय जिस साल आपका बेनिफिट लेने जा रहे हैं, जिस साल, जैसे मान लीजिए आपने इस साल नए एम्प्लॉयज़ हायर किए, इस साल के लिए आप उनकी कॉस्ट का 30% एज ए डिडक्शन जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इस साल के जो क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके ओपनिंग एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा होने चाहिए। मान लीजिए ओपनिंग एम्प्लॉयज़ लास्ट ईयर मेरे 20 थे और इस साल मैंने 10 हायर किए, हो गए मेरे पास 30 एम्प्लॉयज़। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़, मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज़ ही वो छोड़कर चले जाते हैं, तो -10 करने के बाद मेरे पास 20 ही बैलेंस रह जाता है। क्लोजिंग भी 20, ओपनिंग भी 20, जबकि मैंने नए हायर किए हैं और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने पर 0 बैलेंस आता है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो मैंने 0 एम्प्लॉयमेंट करी, तो मुझ पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। क्लोजिंग में जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो ओपनिंग एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा होने चाहिए, प्लस वो एम्प्लॉयज़ दूसरी कंडीशंस भी पूरी करती हैं जो मैंने पहले बताई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये और किन पर अप्लाई नहीं होता है। कुछ कंडीशंस और हैं बिज़नेस की जिन पर हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती है। जैसे एक स्प्लिटिंग ऑफ बिज़नेस, जब कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ा बिज़नेस छोटी-छोटी यूनिट्स में बाँट दिया जाता है, यानी स्प्लिट किया जाता है, यानी कि जिसे हम डीमर्जर भी कह सकते हैं, तो उसमें यह माना जाता है कि जो नई यूनिट्स बनती हैं उसमें पुराने एम्प्लॉयज़ का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है, जिस कारण से ये सेक्शन हम इन पर अप्लाई नहीं मान सकते, इन पर अप्लाई नहीं होती है। ऐसे ही ऑपोजिट करें तो मर्जर की कंडीशन है, जहाँ पर छोटी छोटी कई यूनिट्स मिलकर, स्मॉल बिजनेसेस मिलकर एक बड़ा बिजनेस जनरेट करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, तो वहाँ पर भी ये माना जाता है कि उन सब का डीमर्जर एम्प्लॉयज़ का भी जो है मर्जर किया गया है, तो यहाँ पर भी कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई। ये सेक्शन मर्जर केस में, डीमर्जर केस में अप्लाई नहीं होती। अब कोई अगर पुराना बिजनेस है जिसे रीऑर्गेनाइज करके नए बिजनेस में चेंज कर दिया गया, यानी कि मान लीजिए कोई नई कंपनी पुरानी कंपनी को टेक ओवर करती है, परचेज कर लेती है, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। इस तरह का भी कोई अगर केस होता है तो ये सेक्शन वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होती है। अब एक मेन कंडीशन, गवर्नमेंट को प्रूफ भी तो करना होगा कि जो हमने एम्प्लॉयज़ हायर किए वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं, प्लस जो मैंने उनकी कॉस्ट कैलकुलेट की वो भी बिल्कुल सही की, और उसका मैंने जो 30% निकाला है वो भी बिल्कुल सही है, और मैं डिडक्शन के लिए जो हूँ सर्टिफाइड करता हूँ। तो इसके लिए फॉर्म बनाया गया 10DA, जिसके अंदर ये सारी आपकी डिटेल होंगी, और 30% जो कॉस्ट का निकल कर आएगा अमाउंट फॉर डिडक्शन, वो एक चार्टेड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा ऑनलाइन। तभी आप डिडक्शन के लिए डिडक्शन जो है ले पाएंगे और इस सेक्शन में अप्लाई कर पाएंगे। इन शॉर्ट, कोई भी बिजनेस इनकम अर्न करने वाला असेसी जो टैक्स ऑडिट करवा रहा है या टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, वो अगर नए एम्प्लॉयज़ रखता है तो वो उन नए एम्प्लॉयज़ की अगर वो कंडीशंस हैं जो दी हुई हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो उनकी कॉस्ट का 30% अलग से एडिशनल बेनिफिट ले सकता है 80JJAA सेक्शन के अंतर्गत एज ए डिडक्शन फ्रॉम द GTI, और टैक्स सेविंग कर सकता है। ये सेक्शन बहुत जो है अपने आप में नए एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ावा देती है, ताकि नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते हुए
एक एम्प्लॉयर को लगे कि उनकी कॉस्ट कम आएगी ताकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख पाए, मोटिवेट करने के लिए बिजनेसेस को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें। एक सेक्शन का मोटिव रहा है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आई होगी। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और ये कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हैं तो इस सेक्शन का जो बेनिफिट है, एडिशनल दिया है जो बेनिफिट, वो आप ज़रूर जो है उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच।